Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME Adda for Mechanical Engineers. Today we will discuss about what is the difference between ASME SA105 and SA105N. Because आप देखते हैं कि जब आप प्रेशर वेसल्स एंड हीट एक्सचेंजर इंडस्ट्री में बहुत सारे फोर्जिंग्स हैं जो प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर में यूज होते हैं, जैसे आपके बेल्ट नेक टाइप का हो गया, ब्लाइंड हो गए, नोजल जितने भी यूज होते हैं उनमें ब्लाइंड लगते हैं, हॉलो फोर्जिंग्स हो गई, गर्थ फ्लैंजेस हो गई। सो ये डिफरेंट फोर्जिंग्स हैं जो प्रेशर वेसल और हीट एक्सचेंजर में यूज होती हैं। और अगर कार्बन स्टील मेटल की बात करें तो वो जो स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स है वो ASME से 105 में कवर होती है, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि ASME से 105 क्या होता है और उसकी जो डिफरेंट क्लॉजेस है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको हमने डीपली ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसको हम ब्रीफली एक बार रिकवर कर लेते हैं। ASME SA 105 की जो फोर्जिंग्स हैं वो कार्बन स्टील की फोर्जिंग्स होती हैं और पाइपिंग एप्लीकेशन में यूज होती है। जैसे किसी भी वेसल में जो नोजल्स होते हैं उसमें यूज हो सकती हैं फोर्जिंग्स। अब वो बेल्ट नेक टाइप की हो सकती हैं, या फिर ब्लाइंड हो सकती हैं, या फिर SORF फ्लैंजेस हो सकती हैं, या फिर आर्टीजर टाइप की फ्लैंजेस हो सकती हैं, सेल्फ रेनफोर्स्ड हो सकती हैं, हॉलो फोर्जिंग्स हो सकती हैं, सॉकेट्स भी हो सकते हैं। सो बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि ASME B16.5 में इसकी डायमेंशनल स्टैंडर्ड है वो उसमें कवर होते हैं। और इनका जो यूज़ है, सर्विस यूज़ है, वो एम्बिएंट मीन्स रूम टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर सर्विस में यूज़ होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि 105 और 105N में क्या डिफरेंस है। सो 105 में आप देखेंगे कि जो हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको हीट ट्रीटमेंट करना ही करना है ऐसे 105 की फोर्जिंग्स का। तो आप देखेंगे हीट ट्रीटमेंट इज नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग पाइपिंग कंपोनेंट्स। सो कुछ एग्जाम्पन्स हैं, तो उसमें हमें हीट ट्रीटमेंट नहीं करना है और बाकी की कंडीशन में हमें हीट ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो 300 रेटिंग से ऊपर की फ्लैंजेस होती हैं उस केस में हमें हीट ट्रीटमेंट मैंडेटरी हो जाता है करना। या फिर कोई भी स्पेशल डिज़ाइन है जिसमें कि डिज़ाइन प्रेशर एट द डिज़ाइन टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, जो कि क्लास 300 के अकॉर्डिंग टेम्परेचर प्रेशर के कॉम्बिनेशन है, उससे अगर ऊपर चला जाता है तो हमें हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी ऐसे 105 की। और जब स्पेशल डिजाइन है जिसमें डिजाइन प्रेशर या डिजाइन टेम्परेचर इसमें अननोन है, तो उस केस में भी हीट ट्रीटमेंट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन की। और जहाँ पर फ्लैंजेस का साइज 4 इंच है और उनकी रेटिंग है वो 300 से ऊपर है, तो उस केस में भी हमें हीट ट्रीटमेंट करना होगा। तो ये केसेस है जहाँ पे हमें हीट ट्रीटमेंट करना होता है। अदरवाइज जैसे आपकी फ्लैंजेस 150 रेटिंग है तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हीट ट्रीटमेंट करने की। तो जब भी आप अपनी फोर्जिंग को ऑर्डर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जब तक आप उनको मैंडेटरी नहीं बोलेंगे तब तक वो उसको हीट ट्रीटमेंट करके नहीं देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि जितने भी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैं या फिर EPC कंपनीज हैं, जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, टेक एनर्जी है
और इसके अलावा आपका बॉर्ले हो गया, टेक्नीमोंट हो गया, आईयूसीएल हो गया। तो ये बहुत सारी कंपनीज इस तरह के हैं कि उन्होंने अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को एडिशनल टू दी कोड मटेरियल स्पेसिफिकेशन उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को सेट किया हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वो मैंडेटरी कर देते हैं कि हमें जो स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स हैं वो नॉर्मलाइज कंडीशन में चाहिए। उन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपकी जो क्या साइज है, क्या रेटिंग है, उससे मतलब नहीं है। तो उस केस में हमें फोर्जिंग के आगे इसमें जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन है फोर्जिंग का उसके आगे एन लगाना होता है। तो उस एन का जो मतलब होता है वो होता है नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइजिंग इसमें हमें मैंडेटरी करना है। और अगर आपने ASME से 105 की तरह ऑर्डर कर दिया है, आपने परचेस ऑर्डर में ASME से 105 आपने लिख दिया, तो क्या होगा कि आप सपोज कीजिए कि आपने जो कोई मान लीजिए कोई फ्लैंज है जो 150 रेटिंग की है और साइज इसका 4 इंच है। तो आपने फोर्जिंग ऑर्डर करी तो जो फोर्जिंग मैन्युफैक्चरर है वो ASME 105 की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसको बना देगा। और ऐसे 105 की स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि हमें 300 रेटिंग या 300 रेटिंग से ऊपर है उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, बाकी का हमें नहीं करना है। तो वो उस केस में नहीं करेगा। अब हम देखते हैं जब हम अपने परचेस ऑर्डर में लिख के देंगे कि ऐसे 105 एन की ही फोर्जिंग चाहिए मुझे, मतलब जो फोर्जिंग मैन्युफैक्चरर है उसको नॉर्मलाइजिंग करके ही देगा क्योंकि ये हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और कोड के ऊपर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऐसे 105 और ऐसे 105 एन में। बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे 105 एन, ये आपको कोड में कहीं भी लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये कहीं पे भी आपको कोड में नहीं दिया है और कोड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वो सिर्फ 105 लिखते हैं। और जो कोड के अलावा जितने भी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैं तो वो अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में अलग से लिख देते हैं कि फोर्जिंग्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए कार्बन स्टील की। बाकी जो अलॉय स्टील है, एसएस है, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है ASME से 105 को। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको ये डिस्कस करने के बाद समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजिंग करने से हमें एक फ़ायदा होता है कि इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। नॉर्मलाइज करने के बाद इम्पैक्ट प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाएंगी और नॉर्मलाइज नहीं है तो इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ पहले से बेटर नहीं होंगी। तो ये एक रीज़न ये भी होता है कि इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ हमें बेटर मिलेंगी। तो अ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो फोर्जिंग्स हैं ऐसे 105 की, तो उनकी क्वालिटी एश्योरेंस प्लान क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान को कैसे बनाएंगे और फोर्जिंग्स का इंस्पेक्शन हमें कैसे करना है, टेस्ट पीस मार्किंग है वो किस तरीके से करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।